सभी आप लोगों का इस स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप कार्यक्रम में स्वागत है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम शुरुआत एक ऐसे सेशन से कर रहे हैं जिन्होंने एक नज़ीर दिखाई है लोगों को कि एक युवा कैसे स्टार्ट करता है और कहाँ से कहाँ तक के पहुँच सकता है। मैं विश्वास जी की बात करूं तो मैं बहुत पहले से इनको जानता हूं, चूँकि मेरा एजुकेशन यहाँ पर हुआ है। तब विश्वास जी भी शुरुआती थी इनकी, ये गोंदिया में तब पढ़ रहे थे और मैं इनके फादर कैलाश जी जो हैं वो उनके पास जाता था। तो विश्वास जी ने अपनी शुरुआत बिल्कुल यूथ की पॉलिटिक्स से की है। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीई किया इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में, और फिर वो धीरे धीरे राजनीति में आए और आज आप देखिए वो कहाँ पहुँचे। तो एक युवा क्या कर सकता है ये विश्वास सारंग से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। एक बार जोरदार तालियां इनकी वो जुझारूपन को, इनके संघर्ष को। और इसके साथ एक और अच्छी बात है कि विश्वास जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। मतलब IBC 24 को पहले दिन से इनका जो आशीर्वाद मिलता रहा है, जो सहयोग मिलता रहा है, वो आज तक के जारी है। और हमारे हर कार्यक्रम में, जिस भी कार्यक्रम में हमने इनसे बात की, इन्होंने बेझिझक मैं आऊँगा, इसके अलावा हम लोगों ने दूसरा शब्द नहीं सुना। तो पूरे IBC परिवार की तरफ से विश्वास जी मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। अब जैसी परंपरा है कि एक छोटी सी बातचीत आपसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि इस समय आपके पास में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जो युवाओं से जुड़ा है, खेल, युवा कल्याण और सहकारिता। सहकारिता तो ऐसा विभाग है जिसको शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो विभाग क्या है, लेकिन आपकी जो 2-3 योजनाएं हैं हम उस पर बात करेंगे, उसने सहकारिता को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है। तो शुरुआत करते हैं, जैसे बच्चों का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा रहता है खेल पे, तो ये खेलो बढ़ो जो योजना आपने लाई है यहाँ पे, खेलो बढ़ो इंडिया, और हर एक विधानसभा में आपने एक स्टेडियम बनाने की बात की है। तो यूथ ये जानना चाह रहा है कि किस तरीके से खेलेंगे ये, तो बढ़ेंगे कैसे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इस समाज या किसी भी समाज के निर्माण के लिए खेल का एक अपना अलग स्थान है। और यदि हम किसी व्यक्ति को किसी समाज का व्यवस्थित नागरिक बनाना चाहते हैं तो उसमें खेल एक बहुत बड़ा प्रकल्प है। हमारे विभाग के 2 आयाम पर हमने काम किया। यदि खेल की बात करें तो हमने एक तो युवा को और समाज को खेल के प्रति आकर्षित करना, और जो खेल रहा है उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाना। तो उसके लिए जो आपने खेलो बढ़ो अभियान की बात की, हमने ये विचार किया कि समाज का एक बड़ा सेगमेंट जो कि छोटे छोटे बच्चों के रूप में है, वो स्कूल में पढ़ता है पर वो शायद खेल से उतना जुड़ नहीं पाता। तो हमने ऐसा विचार किया कि खेलो बढ़ो अभियान के माध्यम से खेल से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे उनके पेरेंट्स हों, चाहे उनके स्पोर्ट्स टीचर्स हों, चाहे खेल से जुड़ी हुई एसोसिएशंस हों, चाहे हमारा खेल विभाग हो, इन सबको हम सिंक्रोनाइज करते हुए खेलो बढ़ो अभियान के माध्यम से युवाओं को पहले हम अपने खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आते हैं, उनको उससे रूबरू कराते हैं, फिर उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से, एसोसिएशन से बात करते हैं। जिन बच्चों में अच्छा स्पार्क है उन्हें अपनी एकेडमीज़ में लेके आते हैं और उसके माध्यम से उनको उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने की प्रक्रिया करते हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एलाइड सर्विसेज हैं उन पर हम बहुत काम कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन का मामला हो, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का मामला हो, तो हम बहुत काम कर रहे हैं। और हमें ऐसा विश्वास है कि आगे कुछ दिनों में मध्य प्रदेश का खेल विभाग के नए आयाम में आपको दिखेगा। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, ये सब आपके लिए ही योजनाएं जो बनाई जा रही हैं या फिर मंत्री जी जो बता रहे हैं, इसका लाभ सब आपको मिलना है। तो इसको सब बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही काम के मंत्री हैं। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि हम लोगों का जो अनुभव है पिछले, या जर्नलिस्ट हो या फिर जो आम जनता है, उसका ये होता है कि इस तरीके की योजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन जैसे विधानसभा, हर एक विधानसभा में स्टेडियम बनाने की बात है, तो ये योजनाएं शुरू होती है, मॉनिटरिंग ठीक नहीं होती, स्टेडियम फिर धीरे धीरे करके उसमें पानी भर जाता है या उसकी सीट टूट जाती है या फंड जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आता है। तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, ये भी हम मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जिसमें हर विधानसभा स्तर पर हम स्टेडियम बना रहे हैं। वो हमने उसका प्रावधान कर दिया और जल्द से जल्द हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। पर हमने एक काम और किया, जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाता है पर उसका रिकरिंग जो रोज का जो रख रखाव है, उसकी हाउस कीपिंग, वहाँ पर कोचेस की व्यवस्था करना, वहाँ पर बच्चों को सही ट्रेनिंग देने की बात करना, वहाँ पर सिक्योरिटी की बात करना, तो उसको लेकर जो हम
हमारा स्टेडियम बनाने का जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कंपोजिट प्रोजेक्ट है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए भी हम पूरा प्रावधान कर रहे हैं, और उसके कितने उसमें पद रहेंगे, कैसे हाउसकीपिंग होगा, कौन हमारा कोच होगा, इस सब की व्यवस्था हम उसमें कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा इसको जस्चर मान सकते हैं कि जब भी खेलों की बात आती है तो भारत ओलंपिक में तो अच्छा कर ही रहा है पिछले बार से, पैरा ओलंपिक्स में बहुत ऊपर लेवल पे गए हैं। पैरा ओलंपिक्स में आपके प्रदेश में भी आपने काम शुरू किया है, तो इनके लिए कोई विशेष योजना जो हमारे जो स्पेशल चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए? देखिए, हमने हमारी जो एकेडमी हैं जिनमें कि अभी तक केवल हम स्पोर्ट्स के बच्चों को ही दाखिला देते थे, पर हमने अब उसमें हमारे पैरा जो खिलाड़ी हैं, जो हमारे दिव्यांग हैं जो खिलाड़ी हैं, उनका एक अलग रिजर्वेशन किया है और उसमें कुछ सीटें उसके लिए निर्धारित की हैं, और उन खेलों से जुड़ी हुई जो पैरा खेलों से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उसकी भी हमने पूरी व्यवस्था की है उनमें। अच्छा, यूथ एक बड़ी संख्या में खेलों के प्रति इसलिए आकृष्ट होता है या खेलों के प्रति इसलिए वो आगे अपने करियर में लेके आता है उसको कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये आपके यहाँ क्या रेशो है इसका, कि किस तरीके से, क्या विभाग इसमें कोई मदद करता है कि वो खेल पे एक स्तर पर चले जाएं तो उनको सरकारी नौकरियां मिले, रेलवे में नौकरियां मिलें, तो इसके लिए कोई कोऑर्डिनेशन के लिए आप कर रहे हैं? देखिए, केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, उनको रोजगार समुचित मिल सके, क्योंकि जब खिलाड़ी खेलता है तो एक समय के बाद एक उम्र है खेल के, उसका स्पान है, उसके बाद उसके भविष्य को लेकर चिंता है, और इसीलिए मुझे लगता है देश में जो समाज में खेलों के प्रति बहुत आकर्षण नहीं है, उसका कारण भी यही है। आपको याद होगा पहले कहावत चलती थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। ये जो प्रक्रिया चल, इसी के कारण पेरेंट्स कोई नहीं चाहता, हर पेरेंट बोलता है कि तू अच्छे पढ़, कोई ये नहीं बोलता कि नहीं तुम पढ़ाई की जगह जाकर खेल मैदान में जाकर खेलो। हमने उस मानसिकता को परिवर्तित करने का काम किया है। विश्वास जी, आप सहकारिता भी आपके पास में है, खेल भी है, इन दोनों को मिलाकर आपने कोई योजना तैयार की है जिसमें सहकारिता के जरिए खेलों का विकास हो, तो थोड़ा सा इस योजना के बारे में बताइए। तो पूरे देखिए, सहकारिता को लेकर इस देश में बहुत काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि 2047 जब यह हिंदुस्तान एक विकसित भारत के रूप में स्थापित होगा और हिंदुस्तान स्वावलंबी बनेगा, और उसके लिए बहुत बड़ा यदि कोई आयाम हो सकता है तो वो सहकारिता ही है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए देश में पहली बार आज़ादी के बाद सहकारिता विभाग बना, अमित शाह जी को उसमें मंत्री बनाया, अमित शाह जी ने नारा दिया है सहकारिता से समृद्धि का, हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने सहकारिता के क्षेत्र में और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और मध्य प्रदेश की जीडीपी में सहकारिता का बड़ा योगदान हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। और हमने एक CPP नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये एक दुनिया का सहकारिता के क्षेत्र का एक नया हमारा नवाचार है, और इससे पूरी सहकारिता का क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो हुई वो पहली बार सहकारिता उसमें शामिल किया गया, हम देख रहे थे, काफ़ी उस बात की सराहना हुई कि पतंजलि, बैद्यनाथ, रिलायंस जैसी कंपनियों से आपने MOU साइन किए सहकारिता के जरिए। तो ये कैसे, जो हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो कंपनियाँ कॉरपोरेट काम कर रही हैं उनसे भी अपना कोई हम MOU करेंगे या कुछ क्षेत्र उनके लिए खोलेंगे, कुछ विशेष कोई जैसा मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट है CPP का, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसा मैंने निवेदन किया कि वो कॉरपोरेट सेक्टर जो कि कोई इंडस्ट्री लगाते हैं और उसमें यदि एग्री बेस्ड रॉ मटेरियल है तो वो हमारे पैक्स के थ्रू उनको सप्लाई होगा। तो ये हमने अभी रिलायंस के साथ हमारा MOU लगभग फाइनल स्टेज पर है। हम मैजेस्टिक राइस के साथ हमारा MOU हो चुका है। हम मशरूम वर्ल्ड के साथ जो कि CBG बना रहे हैं उनके साथ हमारा MOU हो गया है। पतंजलि के साथ लगभग फाइनल स्टेज में है। हम डाबर के साथ कर रहे हैं, हम वैद्यनाथ के साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये इसके माध्यम से हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। आप जब हेल्थ देख रहे थे, जब मेडिकल देख रहे थे एजुकेशन, तो आपने MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू की थी, क्या चैलेंजेस आए और अब क्या वो कंटिन्यू हैं? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कभी कभी भगवान ज़िंदगी में ऐसा कुछ करवा देता है जो कि हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। जब मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इंजीनियरिंग की और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में क्यों ना हो,
तो हमने उस चैलेंज को लिया और हमने देश में पहली बार मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू की, और हमने उसको बहुत ही व्यवहारिक और बहुत साइंटिफिक आधार पर शुरू किया। हमने जो किताबें इंग्लिश में थी उन्हीं राइटर्स की किताबों को ट्रांसलिटरेट करके, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलिटरेट करके उसको हिंदी में हमने शुरू किया। हमने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को नहीं बदला, हमने केवल उनको देवनागरी में लिखा। हमने कोई सेंटेंसेस को समझने में जो हिंदी भाषी हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती थी, उसको हमने एक अलग फैसिलिटी, अलग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। यहाँ जो टॉपर्स बच्चे बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे MBBS की पढ़ाई करने जाएंगे, तो एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये आपके कन्वीनियंस के लिए है जितना इन्होंने कहा है। तो एक बार इनका स्वागत इस बात से हो जाए, जोरदार तालियों से हो जाए कि एक बहुत अच्छी पहल मंत्री जी ने की है। अब थोड़ा सा सवाल बदलता हूँ मैं कि राखियों का आप रिकॉर्ड बनाते रहे हैं, राखियाँ जो बनवाते हैं आप, तो इस बार कैसे क्या रहा, कितनी राखियाँ बनवाई? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि लाखों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांधती हैं। पिछले 16 वर्षों से मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया था और मैंने ये निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र की बहनें मुझे राखी बांधें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेता और जनता के बीच के संबंध वो केवल चुनाव और वोट तक सीमित हो जाते हैं। मैंने उस धारा को बदलने का प्रयास किया था। मैंने ये कहा था कि नरेला, जो मेरी विधानसभा का नाम है, नरेला ये विधानसभा नहीं, मेरा परिवार है, और विश्वास सारा यहाँ का नेता नहीं, यहाँ का बेटा है। और ऐसी शुरुआत की, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब लाखों की संख्या में बहनें मुझे राखी बांधती हैं, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है। आज से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 20 तारीख तक चलेगा। हर वार्ड में, हर क्षेत्र में हजारों की संख्या में बहनें इकट्ठी होती हैं। साल भर उसका इंतज़ार होता है। बहन और भाई का ये अटूट संबंध साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हम पूरा एक कैंपस को उन बहनों का मायका बनाते हैं। वो आती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं। हमारे भांजे आते हैं, वो हमें राखी बांधती हैं। हम छोटा मोटा उनको कोई गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे की रक्षा के संकल्प के साथ त्यौहार मनाते हैं। और हर बार ये हम केवल एक रस्म अदायगी नहीं करते, हम हर साल कोई ना कोई एक सामाजिक विषय को इस त्यौहार के साथ जोड़ते हैं। विगत दिनों हमें लव जिहाद को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। धर्म परिवर्तन की आड़ में एक बड़ा गिरोह काम करता है जो बहन बेटियों को बहला फुसलाकर लव जिहाद करता है। उसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक कानून भी बनाया, धर्म स्वातंत्र कानून। जो लोग ऐसे धर्म परिवर्तन की आड़ करने की आड़ में यदि शादी करते हैं और लव जिहाद करते हैं तो उनके खिलाफ कानून है। पर हम देख रहे हैं कि समाज में इसको लेकर जन जागरण की जरूरत है। तो इस बार का हमारा रक्षाबंधन महोत्सव हमने लव जिहाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको समर्पित किया है। और हम अलग अलग मोहल्ले में बहनों की टोली बना रहे हैं जो हर घर में जाएगी, हर बेटी को मिलेगी, जिम में जाएगी, कॉलेजेस में जाएगी, स्कूल में जाएंगी, और लव जिहाद को लेकर क्या क्या कुछ गड़बड़ें हो रही हैं ये बताएगी। और यदि किसी परिवार को इस विषय से रिलेटेड यदि कानूनी सलाह चाहिए तो वो भी हम उपलब्ध कराएंगे। तो इस बार का मेरा जो नरेला रक्षाबंधन महोत्सव है वो लव जिहाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको समर्पित है, और ये समाज की कुरीति को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। मतलब ये सच्चे अर्थों में जो रक्षा का वादा करता है एक भाई, वो आप कर रहे हैं। जी जी जी। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है बीच में कि सारे कांग्रेसी तो आपके यहाँ आ रहे हैं, सब मंत्री बन रहे हैं, सब तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो बीजेपी वाले कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस देश में की राजनीति का कलेवर बदला है। इस देश में अब एक तरफ देश को प्यार करने वाले, राष्ट्र को प्रेम करने वाले हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को तोड़ने के लिए राजनीति की है। तो जो देश से प्यार करते हैं, जो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है, तो वो हमारे साथ आ रहे हैं। जो देश से प्यार करता है, जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, और देखिए हमारी राजनीति का तो लक्ष्य भी यह है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। तो हम यदि उस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं और कोई यदि हमारे साथ आता है तो उसका वेलकम है। हमारी रीति नीति, हमारे कार्यक्रम, हमारी विचारधारा का पालन करता है तो आएगा। और ये अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा राजनीतिक दल है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो यदि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रेरित होकर कोई आता है तो उसका स्वागत है।
सहकारिता में चुनाव नहीं हुए हैं, काफ़ी साल हो गए, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और सहकारिता के चुनाव बहुत मायने रखते हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या पॉलिटिकल रीज़न है इसके पीछे? नहीं, देखिए पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, कुछ कुछ ऐसी स्थितियां बनी, बीच में चुनाव आ गए, असेंबली के चुनाव आ गए, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर कोविड आ गया, फिर उसके बाद हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी पैक्स हैं नीचे की, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसके परिसीमन पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सालों से नहीं हुआ, 50 साल से नहीं हुआ। उसके कारण वहाँ की जो रोज़मर्रा के जो ऑपरेशन है उसको लेकर बहुत दिक्कतें हैं, तो हमने उसका परिसीमन हम कर रहे हैं, लगभग परिसीमन पूरा हो गया। और मैं आज आईबीसी के मंच से ये बताता हूँ कि जल्द से जल्द हम सहकारिता के चुनाव कराने वाले हैं, लोग तैयार हो जाए। ये अगर तारीख भी बता दें तो हम बड़ी ब्रेकिंग कर देंगे, बिग नहीं, ब्रेकिंग। अभी तारीख तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि महीना बता दीजिए। क्योंकि चुनाव कराने की जिम्मेदारी हमारे जो निर्वाचन का एक हमारी अलग एजेंसी है वो करती है, तो 4 तारीख तो वो डिक्लेयर करेगी, पर हमारी सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हम जल्द से जल्द सहकारिता के चुनाव कराएंगे। चलिए, ये आपने एक ब्रेकिंग तो कम से कम दे दी, भले आपने महीना या तारीख नहीं बताई, पर होगा ये आश्वासन आपने दिया है। बहुत धन्यवाद विश्वास जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ से युवाओं के बीच में की, और काफ़ी सारी बातें जो है वो युवाओं के ही लाभ की रही। सहकारिता में भी आपने बहुत अच्छा जो खेल को आपने जोड़ा है, वो हम पूरे लोग ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी योजनाएं बहुत दूर तक के जाएं और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के मिले। IBC 24 मैं IBC 24 को बहुत बधाई देता हूँ। एक उद्योग से जुड़ा हुआ परिवार अपने सामाजिक दायित्व का कैसे निर्वहन करता है, ये IBC 24 के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। न्यूज़ के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ भी ये प्रकल्प आप चला रहे हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण आज ये स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें वो युवा जिन्होंने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए उनको प्रोत्साहित करने के लिए आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं IBC 24 को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद।